मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरठ में ही खड़े हैं फिलहाल और दिवेश सिंह के पास इनकी फॉर्च्यूनर है, इन्होंने जो कि 30 जुलाई को ली थी, तो 1 महीना हो गया। तो 2 महीने हो गए हैं। तो एक इन्होंने 2 ट्रिप भी की, एक छोटी की थी इन्होंने, आगरा गए थे फर्स्ट ट्रिप पे, मैं भी साथ में था उसमें। 3-4 ट्रिप कर लिए, एक बार आगरा गए थे, एक बार राजस्थान उदयपुर गए थे और अभी जो है चंद्रताल स्पीति वैली पूरी करके। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? बढ़िया रहा, एकदम मज़ेदार रही है और सस्पेंशन बहुत अच्छे है इस गाड़ी के। तो जब ऑफ रोडिंग करते हैं, जैसे चंद्रताल वाली जो जगह स्पीति वाली जो रोड है, वहाँ पे बहुत अच्छे से आप जो है गाड़ी जो है बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। लगभग हमने कितना 100-200 किलोमीटर तक ऑफ रोडिंग ही करी है, कोई रोड ही नहीं था दूर दूर तक, वहाँ पे कहीं भी कोई भी पत्थर या कहीं पे चढ़ानी है तो बड़े आराम से चली गई, कोई थकान नहीं हुई। मतलब आराम से तुम 10-12 घंटे गाड़ी चला रहे हो, उसके बाद भी थकान नहीं हो रही है, वो भी ऐसे रास्तों पर जहाँ रास्ता ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे पहले लद्दाख ट्रिप पे गए थे XUV 700 से, तो उसके कंपेरिजन आपको कौन सी बेस्ट लगी? 700 से मैं गया था लद्दाख, और जो लद्दाख वाली रोड है उससे ज़्यादा खराब रोड है स्पीति वाला रोड, अगर देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे वो जगह में था ना रोड ही नहीं। और आप तो वैसे भी चंद्रताल गए थे, वो तो काफ़ी ख़राब है। तो वहाँ तो और ही ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम है वो। तो उस जगह पे जब गए तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो इसके सस्पेंशन उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसी बात नहीं कि उसके अच्छे नहीं है, उसके भी अच्छे हैं 700 के, पर उसमें एक आवाज़ आती है और वो थोड़ा लग्जरी फील पे है। जब ज़्यादा बड़ा गड्ढा या कुछ ऐसा आता है तो वो थोड़ा दिक्कत करती है। ये कितना भी बड़ा गड्ढा हो चाहे छोटे गड्ढे हो, कोई आवाज़ नहीं, बहुत स्मूथली, मतलब यहाँ लगता है कितने पैसे खर्च किए हैं तो ये पैसे यहाँ वसूल हैं यहाँ। यानी ये कुल मिला के ये ऑफ रोडिंग कार है। हाँ, ऑफ रोडिंग हो गई या ऑन रोड हो गई, हाईवे पे भी है, बहुत ही टिक के बहुत ही जम के चलती है, मज़ा आता है। 160-170 तक हमने भगाई है, कोई दिक्कत नहीं हमें लगी। पावर कंपेरिजन में कैसा रहेगा? पावर तो अपने साथ की बात है कि इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा उससे, इसमें 205 bhp की पावर आती है, उसके अंदर 185 bhp की पावर थी 185 की। और टॉर्क की बात करें तो उसमें शायद 420 Nm या 450 Nm का टॉर्क था, इसके अंदर 500 Nm का टॉर्क है। तो टॉर्क और पावर में तो इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, ये बिल्कुल बीस्ट है। और वो 4 व्हील ड्राइव थी, ये 4x4 है। वो ऑल व्हील ड्राइव थी। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव थी। 4x4 है, तो 4x4 थोड़ा था, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए होता है। अभी तक तो कहीं ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है, ज़्यादा इसका जो है पीछे वाले टायर में ही पावर रहती है, तो कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी 4x4 लगाने की। कहीं में मुश्किल से एक जगह लगाया था, नहीं तो कहीं भी 4 व्हील लगाने तो कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इस गाड़ी में इतनी पावर अपने आप ही निकल जाती है। तो आप फैमिली के साथ गए थे तो उसमें काफ़ी अच्छा। हाँ, फैमिली के साथ गए थे, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी है उससे, जिस वजह से इसका जो पीछे बूट स्पेस है वो भी बड़ा है। उसमें हम कैंपिंग का सामान ले गए तो उसमें दिक्कत होती है, उसमें कैंपिंग का सामान ले गए तो उसमें बड़े आराम से कैंपिंग का सारा सामान आ गया। साथ ही साथ इसके टायर वायर भी हमने ऑल टेरेन टायर डलवा रखे हैं, इसके टायर भी। हाँ, आपने आफ्टर मार्केट डलवाए। हाँ, तो ये पूरे के पूरे हमने जियो लैंडर जो है योकोहामा के टायर डलवाए ऑल टेरेन। इसमें आते हैं हाईवे टेरेन, और अपने को जो है एक्सट्रीम सिचुएशन में जाना है, कैंपिंग करनी है, तो उसमें ऑल टेरेन टायर चाहिए, वो मस्ट होता है। और ये अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है टायर भी बहुत हद तक इसको सपोर्ट करते हैं। 700 में टायर डल ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो 135, 60, 18 था, तो उसमें जो है उस साइज़ का कोई ऑल्टरनेट टायर इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती है। उसमें उन्होंने यहाँ पर फेंडर के यहाँ पर भी स्पेस काफ़ी कम है, उसमें हाँ, चार उंगलियाँ भी नहीं आ पाती उसमें। अगर आप बड़ा टायर डलवाओगे तो फिर बड़ा टायर उसमें आ नहीं पा रहा था, क्योंकि फेंडर में जगह नहीं थी। इसमें काफ़ी जगह, इसमें आप जब बड़ा डलवाओ जो कुछ भी डलवाओ, पर हमने बड़ा डलवा लिया, इसका ऑलरेडी काफ़ी बड़ा टायर है, तो इसका है 265 60 R18, तो ये बहुत बड़ा टायर हो जाता है, इससे बड़ा क्या ही टायर लोगे, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने जैसे गाड़ी वाइट ली है, फिर आपने ये ब्लैक क्यों लगवाया? ये मैंने ब्लैक ही लगवाया, क्योंकि इसमें गाड़ी में क्या है, लेजेंडर में एक ब्लैक थीम हमेशा पूरी गाड़ी में जो है, हाँ, ब्लैक होती है। जैसे इसकी जो छत है वो ब्लैक है, साथ ही साथ इसकी जो पीछे की जो लाइट्स है वो ब्लैक है। बाकी अगर आप फ्रंट में भी देखते हो तो फ्रंट में ये जो पार्ट है, ये फॉर्च्यूनर में क्रोम का आता है, इसमें ये भी ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है। पीछे इसमें फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है वो भी ब्लैक ही है, तो इसमें ब्लैक थीम पूरी गाड़ी में घूमती है। तो मैंने कहा चलो ब्लैक थीम को कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ पर भी इसको जो है ब्लैक लगवा देते हैं। हाँ सही है, यहाँ से ब्लैक स्टार्ट होता है, और यहाँ से जैसे वाइट आया फिर ब्लैक, और फिर अपना ब्लैक ऊपर तक। तो ये एसेसरीज आपको कंपनी से ली थी? ये जो है कंपनी से एसेसरी ली है, इनकी क्वालिटी जिस हिसाब से प्राइस दे रहे हैं उस हिसाब से है नहीं, मतलब कि ये जैसे इसकी रबड़ सी है, साइड वाली की रबड़ सी निकल रही है, ठीक है, तो ये लगभग हमने 8-9 हज़ार रुपये की ली थी, तो मतलब जितनी महंगी उस हिसाब से इसकी क्वालिटी नहीं है। और गाड़ी बढ़िया है, पर एसेसरीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एसेसरीज तो आपको ये मस्ट है, लेनी पड़ती है आपको, अगर फॉर्च्यूनर चाहिए तो, कि भाई बिना एसेसरीज के तो आपको देते ही नहीं है। आपने गाड़ी तो काफ़ी जल्दी ली थी ना? हाँ, मतलब 1 हफ्ते में मुझे गाड़ी मिली, वरना 6 महीने की वेटिंग है इस गाड़ी पे, वेटिंग है गाड़ी, तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता ना। तो बस वही है। तो वैसे उन्होंने बोला था आपको एसेसरीज देंगे, फिर आप ही ने बोला भाई मैं एसेसरीज लूँगा? नहीं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको लेनी पड़ेगी, पहले वो 1 लाख की बोल रहे थे, फिर बाद में कहीं वो 30,000 की ऐसी 30 भी नहीं, मैंने तो 20 की ली, क्योंकि मैंने एक पार्ट तो वापस ही कर देता हूँ, तो 20,000 की फिर मैंने ऐसी ली, तो जो कि बहुत कम है, बहुत छोटी सी बात है 20,000 की। नहीं तो लोगों को 1-1 लाख की 1.5 लाख की एसेसरीज लेनी पड़ती है, जब जाकर भाई वो तो डिपेंड करता है भाई हम कितनी जल्दी गाड़ी लेना चाह रहे हैं। आप 6 महीने की वेटिंग के बाद ले लो। हाँ,
तब तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, पर उसमें भी बहुत बार वहाँ पे भी चिपका देते हैं वो लोग, 10-20 हज़ार की तो वहाँ भी चिपका देते हैं। तो एक्सयूवी के कंपैरिजन में आपको इसका इंटीरियर में भी क्या लगा? इसका इंटीरियर प्रैक्टिकल है, उसका इंटीरियर जो था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आप बोलेंगे उसका वो था फ्यूचरिस्टिक सा, थोड़ा स्मार्ट इंटीरियर था 700 का। इसका पर बहुत प्रैक्टिकल है, जैसे कि इसकी जो सीट्स हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें ना वेंटिलेटेड सीट है। तो जब गर्मियों में हम जाते हैं तो हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि भाई पीठ में घमौड़ियाँ हो जाती है, तो उस जगह पर ना ये बहुत बढ़िया काम करते हैं ये सीट्स हैं। जब आप लंबी जर्नी में भी चल लो, आप वेंटिलेटेड सीट ऑन कर दो तो एक हल्की सी जो थकान होती है ना वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जब अंदर बैठते हैं तो मैं बताऊँ तो छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि ये कप होल्डर हो गया, यहाँ कप रख सकते हो, ठीक है। ये कूल ग्लोव बॉक्स है इसके अंदर, इसमें आप रख सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे फीचर है ऐसे ड्राइवर साइड में भी है, तो बहुत प्रैक्टिकल है। 7 एयर बैग है, सेफ गाड़ी है और इंटीरियर में आपको जो है JBL के 11 स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही सही और बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा लगता है कि आप 55 लाख की गाड़ी में थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ये जो आपको दिखता है पूरा का पूरा, पर अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल है, ये बोल सकते हैं प्रैक्टिकल है। AC वेसी बहुत बढ़िया काम करता है इसका, और सनरूफ नहीं है जो कि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी उसकी ठीक है, जब पहले बता दो। और क्योंकि मेरे पास सनरूफ तो ऑलरेडी BMW और 700 रह चुकी है। और आप ड्राइव भी तो अकेले ही करते हो ना भाई, फैमिली होती है साथ में तो किसी को ऊपर निकलना ही नहीं है, और उसमें चलान भी है 5000 रुपये का, वो सेफ भी नहीं है और करना नहीं चाहिए। और बात ये भी तो है फिर उसकी सेफ्टी रेटिंग घट जाती है गाड़ी की। बस ये बोलूँगा कि सनरूफ एक गिमिक फीचर है जो देखने में तो अच्छा लगता है बस, और बाकी यूज उसका ऐसा कुछ है नहीं हमारी इंडिया में। बाहर निकलना तो इलीगल है और बाकी उसमें से तुम करोगे क्या, तो बस देखने में अच्छा लगता है वो अंदर से, और कुछ नहीं है। यही है तो गाइज, ये अपनी लीजेंडर थी जो इन्होंने ली थी 2 महीने पहले, और जो कि अभी तक ये 9600 किलोमीटर चला चुके हैं इसको। 2 ट्रिप पे अपनी जयपुर गए थे और 2 महीने अभी स्पीति गए थे। लगभग 10,000 किलोमीटर की करीब चल गई है। अभी इसकी सर्विस का टाइम आ गया, कल इसकी सर्विस होगी, तो देखते हैं कितना खर्चा आएगा। तो इसमें आपको कुछ लगा, कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट क्या पड़ती है? हाँ, इसकी मेंटेनेंस जो मुझे लगता है सर 6-7 के करीब आनी चाहिए, 6-7 हज़ार रुपये, जो कि 55 लाख की गाड़ी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी गाड़ी जो 55 लाख की हो या 60 लाख की हो और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 6-7 हज़ार, 10,000 से नीचे भी आ जाए, उसका ऊपर ही आता सबका। तो इस चीज़ में मेंटेनेंस में तो फॉर्च्यूनर को कोई बीट नहीं कर सकता। अपनी पावर और अपनी इतनी बड़ी गाड़ी के बाद भी आपको जो है बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट आती है। बाकी देखो पता चलेगा कल जब हम जाएंगे। आपके पास पहले एक महिंद्रा की थार भी थी और एक्सयूवी भी थी 700, तो उसके ब्रेकिंग कंपैरिजन में आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? कंट्रोल कैसा है ब्रेकिंग सिस्टम में? ब्रेकिंग जो है मुझे 700 और थार दोनों से अच्छी, थार का तो खैर ब्रेकिंग बहुत बेकार था, 700 को अच्छा था, ये नहीं बोलूँगा उसका बेकार था, पर इसका उससे भी अच्छा है। इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। पर जो पुरानी फॉर्च्यूनर आया करती थी उनकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, जो सबसे पहले आया करती थी 2016 से पहले, उसकी बहुत कमज़ोर ब्रेकिंग थी। उसके बाद फिर जो 2020 तक आई है उसकी थोड़ी ठीक करी, और इसकी जो है ना, इसकी तो इतनी बढ़िया कर दी है कि आप जहाँ एकदम से पैर रखते हो ना, कल आपने देखा होगा हम 160 चला रहे थे, इमरजेंसी होने कहीं जाना था थोड़ा सा, तो उस टाइम पे एकदम से जब ब्रेक लगे तो एक बार ब्रेक लगने के बाद ना ऐसा कोई फालतू झटका भी नहीं लगा और एकदम से गाड़ी रुक गई। 5 सेकंड के अंदर गाड़ी कंट्रोल हो गई थी हमारी। तो वो चीज़ है, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद मतलब आपको ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको, देखो, और काफ़ी सही ब्रेकिंग है इसकी। मतलब तो आपका एक बार आई थिंक मैं देख रहा था आपका एक बार ब्रेक फेल भी हुआ था इसका फ्रंट वाला ब्रेक फेल हो गया था। इसमें क्या है, मतलब फ्रंट के सारे ब्रेक फेल हो गए थे इसके। तो इसमें एक ब्रेक पाइप होता है, वो गलती से किसी ट्रिप पे जो है वो निकल गया था, लीक कर गया था वहाँ से। ऐसा 2-3 लाख गाड़ियों में किसी में होता है, क्योंकि खुद यहाँ पे बता रहे थे कि वो 6-7 साल से काम कर रहे हैं टोयोटा में। ये वाला जो पाइप है ये दूसरी गाड़ी, पहली बार ऐसा देखा कि मतलब एक गाड़ी में और डला था जिसका थोड़ा चटक गया था और एक ये डल रहा है। तो ये 2-3 लाख गाड़ी में ऐसा होता है, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब मशीनरी है, देखो कुछ भी हो सकता है होने को। वह भी टोयोटा वैसे इंजन काफ़ी रिलायबल होता है इनका, इंजन रिलायबल है। बाकी गाड़ी पूरी जो भी फीचर थी वो प्रैक्टिकल दिए हैं। एक आध चीज़ है जैसे कि इसकी जो बूट्स थी, क्योंकि इसकी जो बूट है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें जो है ये नीचे पैर ऐसे घुमाएंगे, स्वाइपिंग क्या कहते हैं, किक फंक्शन बोले, इसको क्या बोले, तो इसको जैसे खोलेंगे ना, जैसे ये इसकी बूट खुल जाती है, जो कि काम करता ही नहीं है ज़्यादातर बार, ठीक है। मुझे लगता है 10 में से एक बार काम करता होगा ये। वैसे ऑफ रोडिंग गाड़ियों में ये फीचर तो ऐसे ही है, काम करे ना करे। बस ये बूट है अपना, ये बढ़िया है, ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसे बटन दबाओ ये खुल जाती है। तो मतलब फीचर्स में वो ना प्रैक्टिकल है, ऐसे फीचर्स तो आपको पता ही होगा फॉर्च्यूनर में क्या आते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ओवरऑल मुझे गाड़ी में चलाने में, पावर में कोई दिक्कत नहीं है। इको मोड में मैंने इससे 17 तक का भी एवरेज निकाला, 17-18 तक का एवरेज ने दिखाया है, जो कि मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल देखेंगे तो 15-16 तक तो दे देगी। जब आप एक हाईवे पे चला रहे हो क्रूज कंट्रोल पर 70 से 80 के बीच में, इतने में आपको दे देगी, इतने का एवरेज। और इंडिया में इतने हाईवे होते भी हैं, बस 100 तक हाईवे होते हैं, तो आप जो हिसाब से। बाकी अगर आप जब एक्सट्रीम चलाओगे, जैसे मैंने ऑफ रोडिंग में बिल्कुल जहाँ रास्ता नहीं, मैं बता रहा हूँ चंद्रताल में चलाई, तो वहाँ पे भी इसने बिल्कुल 9.5-9.6 का एवरेज। और क्या बच्चे की जान लोगे तुम भाई, 2800 सीसी का इंजन, 2.8 लीटर का इंजन, इतनी पावर, अब क्या लोगे इससे? और हाथी पाल के फिर तुम सोचो कि भाई ये कुछ ना खाए तो फिर तो गलत ही है ना, फिर उससे अच्छा तुम कुछ और बकरी पाल लो यार। फिर
फिर तुम जो है ना टाटा की कोई इंडिका ले आओ जो पहले हुआ करती थी, वो 25 वो स्विफ्ट ले लो यार। तो बस वही है, वही एवरेज प्राइस बहुत बढ़िया है, इस इंजन के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो एक चीज़ और बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपको क्या लगता है कि 55 लाख रुपए खर्च करके कि ये इस वैल्यू की गाड़ी है 55 लाख की? 55 लाख की वैल्यू की अगर वैल्यू फॉर मनी बोलेंगे तो नहीं होगी, है ना। और मुझे लगता है इस पे कम से कम 5-6 लाख रुपए तो कम होने चाहिए लेजेंडर पे, और फॉर्च्यूनर पे कम से कम 6-7 लाख रुपए होंगे। अब तो हाइब्रिड में आने वाली है। अब ये मैंने ऐसा सुनने में आया, अब देखो इसका क्या है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ तो मुझे पता नहीं है, पर सुनने में आया कि ये डीजल जो वेरिएंट है वो बंद हो जाएगा, पेट्रोल का रहेगा, और डीजल की जगह पे हाइब्रिड आ जाएगा, क्योंकि भाई अब धीरे डीजल बंद ही हो रहा है, मतलब जाता है, जैसे मारुति ने कर दिया, ये भी सोच रहा है टोयोटा वाले। तो अब पता नहीं, जो पता चलेगा। और अभी इसमें मेरे लेने के बाद ही 1 महीने बाद फिर इसमें 1.5 लाख रुपये बढ़ गए, और जब मैं खरीद रहा था, जब मैंने बुक कराई थी पहली वाली, उसके बीच में भी 1.5 लाख रुपये बढ़ गए। तो मतलब ये हर 3 महीने में इसमें ये मान लो कि आपकी 2 ट्रिप तो फ्री हो ही चुकी है भाई, आपने 1.5 महीने पैसे ले लिया, अगर 6 महीने वेटिंग करते लेने के लिए तो 6 में से आपको कम से कम 4 महीने में तो मिल ही जाती। भाई 4 महीने में कोई गाड़ी और रेंज करते 1.5 लाख महंगी मिलती, तो वो तो आपको बच ही गए। बस वही है, इतने का इसमें तेल लग गया, अब तक लगभग इसमें कितने का 80-90 हज़ार का तेल लगा हमारा, तो बस वही है। और वो तो है, अभी तो आपकी गाड़ी नॉर्थ इंडिया घूम के आएगी। नॉर्थ इंडिया में तो खैर है, ईस्ट साइड जाएगी। नॉर्थ ईस्ट सोचा है, नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएगी। अभी जांसकर का प्लान है, जांसकर जाएंगे, मतलब ये तो ट्रैवल पे जाती रहेगी। आपको 1 साल में लगता है इसीलिए आपने ली है ये कि अच्छी खासी चल जाएगी। उसके बाद एक अच्छे से और रिव्यू बनाएंगे कभी 50 किलोमीटर चलने के बाद है। हाँ 50 नहीं 20-25 पे लेंगे, क्योंकि ब्रेक का भी तो देना है ना इसका भाई, ब्रेक का क्या फीड है। जो ब्रेक थी वो ये थी कि वो सिर्फ 20 किलोमीटर तक चलती, तो मैंने चेक करवाई थी 11,000 रुपये की जो प्लेट थी वो डिस्ट्रीब्यूट थी, उन्होंने बताया कि 20-22 पे आपको चेंज करानी पड़ेगी। मतलब वो 20 किलोमीटर की ब्रेकिंग चलती है, और वो ब्रेक्स भी काफ़ी महंगी चलती थी, तो मतलब उस हिसाब से देखें तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो मुझे एक बार चेक करनी है कि भाई इसकी कितनी चलेंगी। तो लोग बोलते हैं फॉर्च्यूनर के पार्ट्स रिलायबल होते हैं, तो एक बार ब्रेक देखते हैं, अगर इसकी ब्रेकिंग मुझे लगता है 30-40 हज़ार भी चल गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इतनी बड़ी गाड़ी की ब्रेक जो है, ब्रेक पैड जो है वो 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज हो रहा है, क्योंकि गाड़ी में वेट भी बहुत ज़्यादा है इसमें। हाँ वेट बहुत ज़्यादा है, तो अपने भी ज़्यादा घिसेंगी सबके बाद। पर क्वालिटी का फ़र्क होता है कि क्या क्वालिटी उन्होंने लगाई है, वो तो अब चलाने के बाद ही पता चलेगा क्या हिसाब किताब। ठीक है चलो, थैंक यू, चलते हैं फिर। चलते हैं, कहाँ चलते हैं?